Good afternoon, everyone. This is Diksha Singh, and today I am delivering a lecture for Political Science Class 12th. क्लास ट्वेल्थ में दो NCERTs हैं. पहली कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. इसमें आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की जो जर्नी रही है ग्लोबल सिनेरियो में और जो पॉलिसीज़ इंडिया ने अडॉप्ट की उनके बारे में जितना भी कंटेंट है वो इस बुक में मिलेगा. इट इज़ काइंड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ इंडिया विद अदर कंट्रीज़. द सेकेंड बुक इज़ पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. आफ्टर 1947 इंडिया का जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो रहा, जो भी नेचर था, उसके बारे में जितना भी कंटेंट है वो इस बुक में है. और इंडिया की एक कॉलोनियल कंट्री से डेवलपिंग कंट्री होने तक की जर्नी इस बुक में है. तो जिस बुक से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो यही बुक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. इसका चैप्टर 1 जिसका टॉपिक है चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग. चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग के बारे में जो फैक्ट्स जो हमें पता होने चाहिए वो ये कि इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947. 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ. उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और इसी वक्त उन्होंने अपनी मोस्ट फेमस स्पीच ट्राइस्ट विद डेस्टिनी से लोगों को संबोधित किया. ये ब्लू कलर की जो हेडिंग है ये लिंक है. जो लोग भी इंटरेस्टेड हों ये स्पीच सुनने में वो इसे सुन सकते हैं. नेक्स्ट, आफ्टर अचीविंग द इंडिपेंडेंस वी हैव टू मेक सम इमीडिएट गोल्स. तो जो इंडिया ने इमीडिएट गोल्स बनाए, पहला था कि इंडिया किस तरीके का रूलिंग सिस्टम चाहती है अपनी कंट्री को रन करने के लिए. उस वक्त लोगों ने डिसाइड किया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि जो इंडियन हिस्ट्री जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जो टाइप्स ऑफ रूलिंग सिस्टम इंडिया ने देखा था उसमें एक मोनार्की था, राजतंत्र जिसमें राजा रूल करता था. उसके बाद इंडिया ने इम्पेरियलिज्म देखा, कॉलोनिज्म देखा, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद. अब इंडिया को कोई ऐसा सिस्टम चाहिए था जिसमें हर इंडिविजुअल फ्रीडम फील कर सके, जिसके लिए इतने सालों से मेहनत की गई थी, वो फ्रीडम थी. तो इस फ्रीडम को बनाए रखने के लिए हमें एक ऐसा रूलिंग सिस्टम चाहिए था. तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक सिस्टम चूज़ किया. डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है? डेमोक्रेटिक सिस्टम वो जहाँ पे हर किसी को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है. तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट था वो ये कि क्योंकि जो इंडिया है वो एक ऐसी कंट्री है जो वास्टली फिलअप है डाइवर्सिटी से. यहाँ अलग अलग कम्युनिटी, रिलीजन, कस्टम और फेथ हैं और इन सबको एक साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल है. तो जो भी गवर्नमेंट आए और जो भी इसका मुखिया हो, जो भी इसका रिप्रेजेंटेटिव हो, वो सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन का या कल्चर का प्रतिनिधि ना हो, वो इंडिया को, डाइवर्सिफाइड इंडिया को साथ में लेकर चल सके और उन लोगों के लिए काम कर सके जो गरीब हैं, जो पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं, जो सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं. तो एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो इन सब लोगों को एक साथ लेकर चल सके. ये दो इमीडिएट गोल्स थे जो इंडिया को अचीव करने थे. उसके बाद कुछ मेजर चैलेंजेस आए इंडिया के सामने आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिन्हें रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी था. पहला था टू कीप इंडिया यूनाइटेड. सेकंड, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी. थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ एंटायर सोसाइटी, नॉट ऑफ सम स्पेसिफिक सेक्शन और कम्युनिटी. फोर्थ वन इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नेक्स्ट, पार्टीशन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस. उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. तो आज की इस प्रेजेंटेशन में हम स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, बाकी के 3 क्योंकि बहुत वास्ट हैं इसलिए अलग अलग से आसानी से समझ पाएंगे. तो पहला था टू कीप इंडिया यूनाइटेड. इंडिया का मोस्ट फेमस कोटेशन है दैट इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर यूनिटी लाइज इन डाइवर्सिटी. व्हाट डू वी मीन बाय यूनिटी लाइज इन डाइवर्सिटी? अनेकता में एकता.
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, सबके अलग अलग कस्टम और फेथ हैं। ऐसे टाइम पे जहाँ पर एक नेशन की डेफिनेशन काम नहीं करती, क्योंकि जब आप नेशन की डेफिनेशन को सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा नेशन इज़ अबाउट अ जियोग्राफिकल area where a particular community with same custom and similar language used to live together. बट इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ रहते थे। और ऐसे टाइम पे जब इंडिया ने पार्टीशन देखा था रिलीजन, जिसका मेन रीज़न जो था वो रिलीजन था, उस वक्त इंडिया को यूनाइट रखना और ऐसा सोचना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो जो मेजर चैलेंज था कि जब इतनी सारी डाइवर्सिफाइड चीज़ें हैं हमारे पास, इन सबको साथ लेकर चलना और फिर भी इंडिया को एक नेशन के रूप में शेप अप करना सबसे बड़ा चैलेंज रहा। नेक्स्ट, टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को हिंदी में प्रजातंत्र, लोकतंत्र कहते हैं। तो डेमोक्रेसी, लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा होगा डेमोक्रेसी पे पूरा एक चैप्टर। डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है बेसिकली, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो जिसमें हर व्यक्ति खुद जाके अपना वोट देता है और खुद अपना प्रतिनिधि चुनता है। ठीक है, आज की तारीख में सिर्फ डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्ज़रलैंड में है। बाकी हमारे यहाँ का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि हम एक एक से वोट नहीं ले सकते, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे विद द फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ हम एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं जो हमारा नेता होता है, और वो हमारी सारी समस्याएं पार्लियामेंट तक पहुंचाता है और फिर उसको उस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है। जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कि डेमोक्रेसी ही क्यों। जैसा कि लास्ट स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया की जो हिस्ट्री है उसने मोनार्की देखा, एम्पायरलिज्म देखा, कॉलोनिज्म देखा, ये सारे टाइप्स ऑफ रूलिंग सिस्टम हैं। लेकिन उसके बाद जो वर्ल्ड सिनारियो में जब आप देखेंगे नेक्स्ट बुक में, तो आपको समझ में आएगा कि उसी टाइम वर्ल्ड ने 2 वर्ल्ड वॉर्स देखे थे, और जो कि मेजर रूलिंग आइडियोलॉजीज़ थी उस वक्त फासिज्म और नाजिज्म, जो हिटलर और मुसोलिनी ने चलाया था। तो इंडिया को फाइनली 200 साल के बाद आज़ादी मिली थी, और अब जो वो चाहता था, जो इंडिया को चाहिए था, वो ये था कि वो एक ऐसा सिस्टम लागू करे जहाँ पे फ्रीडम एग्जिस्ट करता हो इन रियल वे। तो गवर्नमेंट ने राइट टू वोट, जो देख सकते हैं पहला स्टेप है गवर्नमेंट का, जो ये बताता है कि वाई डेमोक्रेसी इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ व्यक्ति गरीब है, अमीर है, किस रिलीजन से बिलोंग करता है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ हर इंडिविजुअल के वोट का इम्पोर्टेंस है। ये कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश करता है इक्वालिटी को। बिना इक्वालिटी के फ्रीडम को इमेजिन करना पॉसिबल नहीं है। अब जब हमने इस डेमोक्रेसी को चूज़ कर लिया, इस्टेब्लिश कर लिया, अब ज़रूरी ये था कि जो डेमोक्रेसी को चलाने के लिए जो प्रैक्टिसेस हैं वो सोसाइटी में कैसे डाली जाएं, क्योंकि जब कंट्री को आज़ादी मिली थी तब सिर्फ एक क्लास था जो एजुकेटेड था, बाकी लोग फार्मर्स थे, लेबर थे, अलग अलग बिजनेसेस में इन्वॉल्व थे, लेकिन एजुकेशन में काफ़ी पीछे थे। तो उन लोगों को ये बताना कि एक्चुअली डेमोक्रेसी क्या है, और उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है आज़ादी के बाद, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ये बहुत ही टफ था। तो ये एक्चुअली डेमोक्रेसी के इस्टेब्लिश होने के बाद गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को, जैसे राइट टू वोट, इनको आप सोसाइटी में कैसे डालेंगे और लोग कैसे इन्फ्लुएंस होंगे इससे कि वोट देना ज़रूरी है। अभी भी जब इलेक्शन कैंपेन होता है तो जो फॉरमोस्ट हेडलाइन होती है वो क्या होती है कि हर कोई जाकर अपना वोट दे। आप किसे चुनना चाहते हैं खुद जाएं और तय करें। ठीक है, तो राइट टू वोट जो एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है, इसे कैसे सोसाइटी में डाला जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था हमने जब हमारे इमीडिएट गोल्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि इंडिया को एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए थी जो हर रिलीजन को, हर कस्टम को, हर कल्चर को साथ में लेकर चल सके। ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारा ऐसा है जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है, उसे मानता है, और
वो सारे वेलफेयर प्रोग्राम सिर्फ अपनी सोसाइटी या अपनी कम्युनिटी के लिए करेगा, तो बाकी के लोग कैसे हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इसमें डेवलपमेंट ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हर सेक्शन की वेलबींग और डेवलपमेंट का ध्यान कंट्री को रखना है। ठीक है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर गोल्स बनाए गए हैं और जिसे हर गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है और हर गवर्नमेंट उसे अचीव करती है। ठीक है, इस चैलेंज को फेस करने के लिए जो गवर्नमेंट ने पहला फंडामेंटल राइट कह सकते हैं हम उसे, वो था प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में, कानून की नज़रों में हर जेंडर, हर धर्म और हर रिचुअल्स, अब इसे गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे लॉ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या फॉलो करते हैं, किस में आपका फेथ है, उनकी नज़रों में सब एक बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दादा भाई नौरोजी एक थ्योरी है ट्रेन ऑफ वेल्थ। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी आप लोगों को टाइम मिले तो आप उसे पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस थ्योरी में ये बताया गया है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया का जो इकोनॉमिक ढांचा था उसे कैसे गिराया। हम क्या रह गए थे ऑलमोस्ट कि हम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते थे, ब्रिटिशर्स को देते थे, ब्रिटिशर्स उन्हें फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते थे। फिर क्योंकि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन थी और एक बड़ा मार्केट चाहिए होता है फिनिश्ड गुड को डंप करने के लिए, तो हम फाइनली वो डंप मार्केट बन चुके थे ब्रिटिशर्स के लिए। वो अपने फिनिश्ड गुड्स को इंडिया में ही ला के डंप करते थे और हम उसे ख़रीदते थे। हम कम दामों पे रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स को सेल करते थे। ठीक है, ये प्रोसेस बहुत लंबे टाइम तक चली और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में क्या निकल के आया, पॉवर्टी। फाइनली ये हुआ कि इंडिया गरीब देशों में आ चुका था क्योंकि उसके पास उसकी खुद की कोई ज़्यादा वेल्थ नहीं थी। तो अब जो गवर्नमेंट पे सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ये कि वो ऐसी पॉलिसीज़ को फ्रेम करे जो इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे। ठीक है, और वो इस तरीके से कंट्रीब्यूट करे कि पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके, इरेडिकेट किया जा सके। ठीक है, बाकी की जो और 3 चैलेंजेस थे जो नीचे मेंशन किया हुआ था लास्ट स्लाइड्स में, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे क्योंकि वो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अनटिल देन अपनी टेक्स्ट बुक्स को खोलिए और स्टार्टिंग के 4 पेजेस को अच्छे से रीड करिए। थैंक यू।